हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस बड़ी खुशखबरी की जो इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है और अगले साल के लिए भी एक बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आती है। खुशखबरी यह है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के लिए यह केवल हेडलाइन नहीं है, यह एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि भारत चौथे नंबर पर कैसे पहुंचा। सवाल यह है कि क्या 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे, और अगर हां तो किसकी कीमत पर। ताजा आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत का जो नॉमिनल जीडीपी है, जो नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं, जिसको नॉमिनल जीडीपी, आप लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, जो करंट ईयर के प्राइस पर निकाली जाती है। ये 4.1 ट्रिलियन से लेकर के 4.2 ट्रिलियन के बीच में, ट्रिलियन डॉलर के बीच में हो गई है। और इस जीडीपी के आंकड़े के साथ जापान हमसे नीचे चला गया है। अब भारत से आगे केवल 3 कंट्रीज हैं। एक है अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा जर्मनी। यानी कि भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ये किस आधार पर बनी है? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, पीपीपी के आधार पर नहीं, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर नहीं। क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तो भारत पहले से ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। तो हमसे बड़ी अब सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया में है यूएसए, जो डोमिनेंट ग्लोबल इकोनॉमी है। दूसरी है चाइना, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की पावर हाउस है दुनिया के लिए। जर्मनी, जो यूरोप की इकोनॉमी का लीडर है। और भारत अब राइजिंग एशियन टाइगर की तरह अपना स्थान बना रहा है। यह कहानी केवल भारत की ताकत की कहानी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा हमने जापान को पिछाड़ा क्यों, जापान पीछे क्यों रह गया। क्योंकि जापान में जनसंख्या वृद्ध हो रही है, एजिंग पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स कम पड़ रही है, जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो कमजोर है, साथ ही साथ करेंसी पर बहुत दबाव है और अर्थव्यवस्था स्थिर सी हो गई है। जबकि अगर हम भारत की तुलना करें इस मामले में, तो भारत के पास एडवांटेज ये है कि भारत में युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिससे हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल जाता है। एक्सपेंडिंग वर्कफोर्स है, राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का मोमेंटम बना हुआ है। इन सब कारकों की वजह से हम तेजी से आगे निकल गए और जापान पीछे रह गया। यहाँ पर एक बड़ी बात और भी जानिएगा, यह ग्रोथ भारत को प्राप्त कैसे हुई, भारत के ग्रोथ के रियल ड्राइवर्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज जो घरेलू उपभोग है। आपने देखा होगा सरकार कई प्रयास की, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब 12 लाख तक की छूट देना, अभी जीएसटी उत्सव मनाया गया। ये सब क्यों किया गया? कि भारत में डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े। भारत एक डिमांड ड्राइवन इकोनॉमी है, मिडिल क्लास एक्सपेंशन ही भारत की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। तो इस वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा बढ़ा, यह एक पहला रीजन था। दूसरा रीजन था इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश। अवसंरचना पर सरकार ने बहुत निवेश किया, रोड पर, मेट्रोज पर, पोर्ट्स पर, जिससे कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हुई और लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, जिससे रोजगार भी बढ़े और अवसर भी बढ़े। तीसरा, डिजिटल इंडिया बड़ा अच्छा काम किया, जिसमें यूपीआई और जैम ट्रिनिटी ने रिवॉल्यूशनरी फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, लो कॉस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। भारत आज यूपीआई पेमेंट में दुनिया को लीड कर रहा है। चौथा बड़ा काम हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का पुश मिला। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी, पीएलआई स्कीम्स लाई गई। इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इन क्षेत्रों ने बूम किया। और इसके साथ साथ सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें आईटी एक्सपोर्ट, यूनिकॉर्न्स और नए नए इनोवेशंस के साथ साथ हम एक तरीके से ग्लोबल आउटरीच का हब बन गए। ये सब भारत की कहानी, भारत की सफलता की कहानी के लिखने के बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जीडीपी रैंकिंग हमारी इंप्रूव हुई है और जीडीपी रैंकिंग बहुत ही इंप्रेसिव है। लेकिन क्या जीडीपी बढ़ने का मतलब विकास होना भी है? नहीं, भारत के सामने अभी भी बहुत सी चुनौतियां, जैसे हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है अभी भी।
पूरी दुनिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसके साथ साथ भारत में जॉबलेस ग्रोथ की चिंताएं हैं, विकास तो हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका डोमिनेंस है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे तरीके से फिल्टर आउट नहीं होते हैं लोगों तक। इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चलता है कि बहुत कम लोगों के पास देश की आधे से ज़्यादा संपत्ति है। तो ये जो इनइक्वालिटी है यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है और ह्यूमन कैपिटल गैप है, जैसे कि भारत में हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में आप बहुत बड़ा गैप देखेंगे। तो अगर हम मोटे तौर पर कहें तो मैक्रो सक्सेस तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन हमें माइक्रो रियलिटी जब दिखाई देती है तो रियल में आने वाले चैलेंजेस दिखाई देते हैं। तो भारत और ग्लोबल प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करें तो अभी 2030 में नंबर 3 बनने के लिए क्या संभावनाएं हैं। देखिए, ग्लोबल प्रोजेक्शंस भी यही कह रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी यही कह रहे हैं और भारत सरकार भी यही कह रही है कि अगर भारत 6.5 से 7% की ग्रोथ रेट बनाए रखता है तो, और साथ ही साथ अगर जर्मनी की ग्रोथ रेट जितनी स्लो है उतनी स्लो रहती है, तो 2030 तक भारत वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या क्या करना होगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, स्किल डेवलपमेंट तेज करना होगा, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ग्राउंड रियलिटी के तौर पर करना होगा। ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो आप मान के चलिए कि हम 3 नंबर पर पहुंच जाएंगे। दुनिया के 7% की ग्रोथ रेट चाहिए होगी और 6 साल का समय है हमारे पास। अब इसके बाद अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी टॉपिक जुड़ता है जीएस पेपर 3 से, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। देखिए, ये सब चीज़ें तो आप समझ गए। अब एक महत्वपूर्ण बात भी समझिए कि लार्ज इकोनॉमी होना पावर तो देता है, ये हमें हिस्टोरिकली पता चलता है, लेकिन सस्टेन्ड पावर के लिए हमें प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, सोशल कोहेंसन भी करना पड़ेगा। जापान इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसको आपने पछाड़ा है। एक समय ये दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी होता था, लेकिन स्टैग्नेशन ने उसे रोक दिया। भारत अगर वही गलती करेगा तो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर कि भारत ने अपने महत्वपूर्ण तरीके से, जब पूरी दुनिया ग्लोबली परेशान थी, तब अपने आप को नंबर 2 पर पहुंचाया है। लेकिन असली परीक्षा यह है कि क्या अब हम इस ग्रोथ को इंक्लूसिव कर पाएंगे, क्या जॉब्स पैदा होंगी, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बेहतर होगी। केवल 2030 तक नंबर 3 बनने का लक्ष्य नहीं है, सशक्त भारत बनना उससे भी बड़ा लक्ष्य है। इस पर ध्यान दीजिएगा और इसके साथ साथ अपनी राय भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप भारत की इस ग्रोथ रेट और भारत के इस विकास को क्या समझते हैं और किस प्रकार से आप महसूस करते हैं। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ, यूपीएससी मेंटर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, सारे एनालिसिस मिल जाएंगे। साथ ही साथ वे बच्चे जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि आज 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक आपको हमारे हर एक कोर्स पर 50% ऑफ, यानी कि फीस आधी हो रही है। साथ ही साथ हर कोर्स की वैलिडिटी डबल की जा रही है, यानी कि 18 महीने के कोर्स अब आपको 36 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये सबसे बड़ा ऑफर है साल का। नए साल की शुरुआत नए कोर्स के साथ बेहतर लक्ष्य को निर्धारित करते हुए करिए। इन कोर्सेज की डिटेल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीके लाइव, इसे इस्तेमाल कीजिएगा। आपको वैलिडिटी भी डबल मिलेगी, फीस भी आधी मिलेगी। कोर्स की डिटेल्स आप जरूर एक बार पहले पढ़ लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आज रात 12 बजे तक ये मौका है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।